प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विज्ञान। और विज्ञान कक्षा आपकी छठी रहेगी, 6th क्लास है। इसमें हम अध्याय 11 है जो हमारे पास विज्ञान का, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। और अध्याय का नाम बच्चों हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु, ये 11वां अध्याय है। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। तो सभी बच्चे प्रश्नों को समझें और साथ ही साथ आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। ठीक है, या पहले समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे चारों ओर वायु। तो वायु के बारे में आपको पता है बच्चों, हमारे चारों ओर वायु है या नहीं है? क्यों? क्योंकि वायु से ही हम सांस लेते हैं। अगर हमारे चारों ओर वायु ना हो तो हम सांस कहां से लेंगे? सांस भी तो हम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ही लेते हैं। तो यही हमारा अध्याय है आज। हमारे चारों ओर जो वायु है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारे चारों ओर वायु तो अध्याय है। तो इसमें देखिए बच्चों, आपके पास अध्याय का पहला प्रश्न है आपके पास, वायु में के संघटक क्या हैं? वायु के संघटक क्या हैं? ठीक है, तो प्रश्न है वायु के संघटक का मतलब है बच्चों, सभी ध्यान से समझें। वायु के संघटक का मतलब होता है कि वायु किस किस से मिलके बनी है, वायु के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी गैसें हैं। क्योंकि हमें पता है जो वायु है ना, वो गैसों का मिश्रण है। क्या है बच्चों? गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपके पास, हमारे पास जो वायु होती है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। प्रश्न 1 है जो कि वायु के संघटक क्या हैं, कौन से हैं। तो इसमें देखिए आपके पास नाइट्रोजन है। ये पूरा अगर एक वायु है पूरी, ये पूरी क्या है बच्चों? वायु। तो इस वायु में ध्यान से समझें, जो हमारे पास एक तो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है बच्चों? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस देखिए आपके पास कितनी है नाइट्रोजन गैस, ये 78%। यानी अगर हमारे पास 100 ग्राम हमारे पास वायु हो तो 100 ग्राम में से 78 ग्राम तो नाइट्रोजन है। और फिर ऑक्सीजन गैस जिसमें हम सांस लेते हैं, O2, क्या होता है ये? O2 गैस होती है ये। और ये जो बच्चों है 21%। ये प्रश्न आपको पूछ लेते हैं, बी वायु में नाइट्रोजन गैस कितनी है? 78%। N2 क्या है ये? N के पैरों में 2 होता है, नाइट्रोजन का सूत्र है ये। तो नाइट्रोजन 78% है। यानी सबसे ज्यादा गैस जो वायु में है वो नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, जिसका हम सांस के रूप में प्रयोग करते हैं। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है जिसे CO2 बोल देते हैं। ठीक है, और ये 1% जो है ना, इसके अंदर जो बाकी 1% रह जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, जलवाष्प भी हैं, या और भी गैसें हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, आर्गन है या धूल कण है। तो इस तरह से की चीजें जो भी हैं, वो इस तरह से हमारी जो नाइट्रो वायु है उसके संघटक है ये। हवा में या वायु में 78% नाइट्रोजन होती है बच्चों। कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन होती है। समझ में आया? तो आपने ये चित्र भी बनाना है और इसका आंसर भी लिखोगे। ये आपका आंसर है नीचे। वायु में 78% नाइट्रोजन N2 बोलते हैं, जिसे 21% ऑक्सीजन O2 बोलते हैं, और शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प और धूल के कण होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसका आंसर लिखना है और ये चित्र बनाना है। समझ में आया सबको? ठीक, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके पास बच्चों, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है। देखिए ये क्या कहता है आपके पास, प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है, वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? श्वसन का मतलब होता है बच्चों
सांस लेने के लिए। हम सांस कौन सी गैस से लेते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों आपके पास, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को हम सांस के द्वारा शरीर के अंदर ले जाते हैं। ऑक्सीजन गैस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के टूटने में मदद करती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन श्वसन में मदद करती है। ठीक है, तो इसमें यही कहता है कि कौन सी गैस जो है वो श्वसन के कार्य के लिए प्रयोग की जाती है वायु में से, तो वो है ऑक्सीजन गैस। जब हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं तो वो हमारे भोजन के साथ मिलती है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन से जो ऊर्जा मिलती है ना, वो ऑक्सीजन गैस के कारण ही मिलती है। तो आपने ये आंसर लिखना है बच्चों। कौन सा आंसर लिखोगे? ये है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हम सांस के द्वारा शरीर को के अंदर ले जाते हैं कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को तोड़ती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना भी हमारे भोजन हजम हो गया। ठीक है, भोजन का पाचन होता है और फिर वो ऑक्सीजन मिलेगी और उसी से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं हम, और इस प्रकार ऑक्सीजन श्वसन में मदद करती है। फिर है आगे प्रश्न नंबर 3 बच्चों। कौन सा प्रश्न है? 3 प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि वायु जलने या ज्वलन में सहायक होती है? आप कैसे सिद्ध करोगे कि जो वायु होती है वो जलने में सहायता करती है? अगर वायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो कोई भी वस्तु आग नहीं लगेगी। किसी भी वस्तु में कोई भी वस्तु नहीं जलेगी जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो इसको हम, ये हमारे पास चित्र है, देखिए। आपने ये प्रयोग भी करना है। आपने क्या करना है बच्चों? 2 मोमबत्तियां ऐसे ही लेनी है। ठीक, एक बड़ा गैस जार लेना है, कांच का बर्तन बड़ा, और एक कांच का बर्तन छोटा लेना है, और ऐसे ही 2 प्लेटें लेनी है। इन प्लेटों में आपने क्या करना बच्चों? थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डालना है, इसमें भी, इसमें भी। और इसमें मोमबत्ती आपने छोटी सी मोमबत्ती लेनी गिलास के लिए, और एक मोमबत्ती उतनी ही लेनी इस बड़े बर्तन में। तो आपने दोनों में क्या करना? टाइम नोट करना है आपने। ठीक है, तो मोमबत्ती चढ़ा के दोनों पे, इस पे गिलास रख दो आप, इस पे बड़ा बर्तन रख दो। तो आपने टाइम नोट करना है कि कौन सी मोमबत्ती कितने समय के बाद बुझ जाती है। करोगे? तो आप देखोगे बच्चों, जो गिलास है ना, इसकी मोमबत्ती जल्दी बुझ जाती है, और जो बड़ा बर्तन है इसकी मोमबत्ती थोड़ी देर में बुझती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्यों होता है बच्चों? क्योंकि गिलास के अंदर तो थोड़ी ऑक्सीजन थी, थोड़ी हवा थी। जब तक वो ऑक्सीजन थी तब तक मोमबत्ती जलती रहेगी, और जब इसकी ऑक्सीजन खत्म होगी तो ऑक्सीजन मोमबत्ती बुझ जाएगी। और जो बड़ा गैस जार होगा ये, तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी, क्योंकि इसमें वायु भी ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ी ज्यादा देर तक मोमबत्ती जलेगी, और जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी मोमबत्ती जलती रहेगी। लेकिन जब इसकी मोमबत्ती बुझेगी, इसका मतलब उसकी भी ऑक्सीजन खत्म होगी। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी वस्तु जो है जलने में सहायता होगी जब तक जलेगी वो, जब तक उसमें कौन सी गैस रहेगी बच्चों? ऑक्सीजन गैस रहेगी। ठीक है, कौन सी गैस? तो इसमें देखो बच्चों, आपने आंसर में यही लिखना है, एक प्लेट के बीच में लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती लगाई। ठीक है, और जिसका किनारा उठा हुआ हो। अब द्रोण या किसी थाली में उसकी आधी से अधिक ऊंचाई तक पानी भर दें, मोमबत्ती को जलाओ। उसके बाद कांच का गिलास लें और फिर उसे मोमबत्ती के ऊपर दर्शाए अनुसार रखें। ध्यान रखें कि जलती हुई मोमबत्ती और पानी के स्तर का क्या होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जब मोमबत्ती जलती है और जो इसमें पानी डाला है आपने, उसके स्तर पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो
मोमबत्ती जो को फिर से जलाएं और इस प्रयोग को बड़े कांच के जार से साथ, यानी पहले आपने यही प्रयोग इसमें करना, फिर इसके साथ करना। इसके बाद एक प्लास्टिक की बोतल और एक गर्म पेंचकस या कील की मदद से एक छोटी प्लास्टिक की बोतल की पूरी सतह पर कई छेद कर दें और पानी की बोतल के साथ प्रयोग करें। फिर उसके बाद यही प्रयोग आपने प्लास्टिक जो पानी की बोतल है ना उसके साथ करना है, उसमें छेद करने या कहीं, फिर आगे दिखा रखा है, दिखा देते हैं आपको। जैसे ये है, ये प्रयोग करें आप, ठीक है। तो पहली दो स्थितियों में मोमबत्ती कुछ समय के बाद बुझ जाती है। जो पहली स्थिति थी ये दो, या ये जो स्थितियां हैं, जैसे इसमें मोमबत्ती जल्दी बुझेगी, इसमें थोड़ी देर में, और इसमें ज्यादा देर में बुझेगी, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा बर्तन होगा तो आपने अलग अलग बर्तनों के साथ ये प्रयोग करना है बच्चों। तो गिलास में मोमबत्ती बड़े जार की अपेक्षा कम समय के लिए जलती है। गिलास में कम समय के लिए जलेगी क्योंकि गिलास में कम वायु थी। हालांकि तीसरी प्रायोगिक स्थिति में हवा को वायु बोतल के माध्यम से आने जाने की अनुमति दी गई और छेद वाली बोतल में मोमबत्ती लगातार जलती रहती है। यानी अगर हम मोमबत्ती को ऐसी बोतल के अंदर रखेंगे जिसके अंदर यहाँ छेद हो रहे हो, प्लास्टिक की बोतल लेंगे और उसके अंदर छेद कर देते हैं, तो उसके अंदर अगर आप मोमबत्ती ऐसे जलाओगे तो वो जलती रहेगी। क्यों जलती रहेगी? क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन गैस मिलती रहेगी। ठीक है। हम यह भी देखते हैं कि यदि मोमबत्ती को गिलास या बर्तन से बाहर जलाते हैं तो मोमबत्ती तब भी जलती रहती है जब तक वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। तो यह दर्शाता है कि वो हवा की निरंतर आपूर्ति के बिना दहन नहीं हो सकता। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वस्तुओं को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो वायु की आवश्यकता होती है, ये आपने प्रयोग करना है और ये आपने इसका आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहली दो स्थितियों में, अच्छा देखो, जब हम इसको मोमबत्ती को बीच में रख के जलाते हैं ना तो क्या होता है, जो पानी होता है ना, ये पानी, तो जैसे जैसे मोमबत्ती जलेगी तो ये पानी का जो बाहर पानी था ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। जार के ऊपर देखो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है नीला पानी। इसमें कलर डाल रखा है जिससे हमें पता लगता है कि जो पानी है वो बाहर का अंदर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अंदर की ऑक्सीजन गैस कम हुई, तो उसका स्थान लेने के लिए पानी वो अंदर चला जाता है। जहां कम ऑक्सीजन होगी ना, कम हवा हो जाएगी अंदर, तो उसका स्थान लेने के लिए तो बाहर से पानी अंदर चला जाता है। ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ है, पहली दो स्थितियों में जल स्तर में वृद्धि हुई थी, लेकिन तीसरी स्तर में जब हमने मोमबत्ती बाहर बोतल में छेद कर दिए थे, तो जब ऑक्सीजन जलाई, ये जो मोमबत्ती जलाई, तो वो जलती रही, तो उसमें पानी का असर, स्तर के ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन गैस उसको मिल रही है। लेकिन जब ये बर्तन बंद होगा ऊपर से तो पानी का स्तर अंदर बढ़ जाएगा। तो यह प्रदर्शित करता है कि जलने के दौरान हवा की कुछ मात्रा उपयोग किया गया था जिसकी जगह पानी ने ले ली, और वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है ऑक्सीजन कहलाता है बच्चों। ठीक है। तो ये समझ में आया प्रश्न? तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आप कैसे दिखाएंगे कि हवा जल में घुली होती है? आपने ये प्रयोग करना है, सिद्ध करना है कि पानी के अंदर हवा भी होती है घुली हुई, ऑक्सीजन गैस होती है पानी के अंदर घुली हुई। तो कैसे सिद्ध करोगे? उसके लिए आप ऐसे बर्तन करोगे, भाई ये क्या है हमारे पास, सिपरेट लैंप होता है बच्चों, ये लैंप होता है हमारे पास, आपने देखा भी था, ये दिखाया था ना, इसमें सिपरेट भरा होता है, तो इससे आग जलाते थे पहले। अब तो सिपरेट नहीं मिलती मार्केट में भी। ठीक है। तो अब गैस बर्नर आ गए हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पानी लेंगे और उसको गर्म करेंगे। तो आप देखोगे इसके अंदर पानी के अंदर बुलबुले निकलेंगे।
तो वो बुलबुले किसके होते हैं? वायु के होते हैं। तो ये बुलबुले ही हमें बताते हैं। तो ये आप करोगे इस तरह से, हम एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेते हैं और इसे तिपाई स्टैंड पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। तिपाई स्टैंड ये होता है स्टैंड बच्चों, जिसके ऊपर ये रखा है ना, तो इसे स्टैंड बोलते हैं तिपाई, यानी 3 पाए होते हैं इसके। हाँ, तो धीरे धीरे गर्म करते हैं। हम देखते हैं कि पानी के उबलने से पहले बीकर के अंदर हवा के छोटे छोटे ये बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। ये बुलबुले जल में घुली वायु के होते हैं। इससे पता चलता है कि वायु पानी में घुली होती है। ठीक है, फिर आपके पास है 5वां प्रश्न। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? रुई का ढेर, जब हम रुई के ऊपर पानी डालते हैं ना, तो वो पहले तो रुई पूरी फुल्ली होती है, लेकिन जब उसके अंदर पानी जाएगा तो वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ती है या नहीं? तो वो क्यों सिकुड़ जाती है? देखिए, आप चित्र भी देख रहे हो बच्चों, ये रुई देखो, रुई जौन सी रुई तो पानी के अंदर पड़ी है, उसका साइज छोटा हो गया। जो भी पानी के बाहर है, सूखी है, तो वो साइज में बड़ी है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्यों होता है? क्योंकि जब रुई के ढेर में हवा रेसों के बीच फंसी होती है, जब रुई सूखी होती है ना, तो उसके जो रेसे होते हैं, ये रेसे हैं, इनके अंदर हवा भरी हुई है अभी, और उसकी वजह से ये फूली हुई है, जिससे वह फूली हुई होती है। जब ये फूली हुई गांठें पानी के संपर्क में आती हैं, जब ये पानी के संपर्क में आएंगी, तो जो पानी है वो हवा को बाहर निकाल देगा और उसकी जगह पानी चला जाएगा। ठीक है, तो पानी के संपर्क में आने से सिकुड़ जाती है, क्योंकि भीगने के बाद इनके रेशों में भार आ जाता है और इनमें से हवा निकल जाती है और उसकी जगह पे पानी आ जाता है, इसलिए रुई सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? तो ये आपका आंसर है बच्चों। आपने ये चित्र भी देख लिया है, क्योंकि क्या लिखना आपने? क्योंकि पहले यहाँ हवा थी इसके रेशों के बीच में, फिर हवा की जगह पानी आ गया, उसकी वजह से इसका साइज छोटा हो गया। फिर 6ठा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। हमारा पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ वायु की परत है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हरे पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त वायु का घटक डैश की आवश्यकता होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों। पौधे जिस गैस से अपना भोजन बनाते हैं वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर है 5 क्रियाकलाप बताएं जिससे हमें पता लगता है कि वायु है। हमें 5 उदाहरण देने हैं जिससे हमें पता लगे, या वायु के उपयोग भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, आप देख रहे हो ये फिरकी कब घूमती है भाई? जब हवा चलती है, वायु तेज चलती है, तो ये फिरकी चलती है। या आप हवा ना भी चले, आप फिरकी लेके भागोगे तब भी ये घूमेगी। या आप एरोप्लेन बनाते हो कागज के, एरोप्लेन बना के उड़ाते हो, तो वो क्यों उड़ता है? क्योंकि हवा है, वायु है। तो आपने यही बताना है। जीवित प्राणियों के लिए वायु बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें गतिविधियां देखिए, यह जलने में मदद करती है बच्चों। जलने में, जब लकड़ी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, जब भी हम आग जलाते हैं, तो अगर वायु नहीं होगी तो हम गैस या आग नहीं जला सकते। तो ये जलने में मदद करती है। यह सजीवों में श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक है, और क्या है बच्चों? यह नौकायान, नौका जब चलती है ना, नौका मतलब किश्ती जब चलती है समुद्रों में, नदियों में, तो ग्लाइडर, ग्लाइडर चलते हैं, पैरासूट उड़ते हैं, वायुयान हवाई जहाज चलते हैं, तो वो वायु के कारण ही चलते हैं।
वायु जो है पवन चक्की को घुमाती है, जिससे नलकूपों से पानी खींचने, आटा चक्की चलाने के लिए या पवन चक्की से बिजली बनाने में भी वायु का उपयोग किया जाता है। फिर क्या है बच्चों, पक्षी उड़ते हैं, जैसे चमगादड़ है, कीड़े मकोड़े हवा में उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं तो वो वायु के कारण ही उड़ते हैं। वायु कई पौधों के बीज और फूलों के साथ पराग कणों को फैलाने में भी सहायता करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उनमें पराग कण होता है, जो वो हवा के द्वारा भी होता है बच्चों। संपीड़ित हवा का उपयोग वाहनों के टायरों में किया जाता है। वाहन के टायर में हवा भरते हैं तो वो वायु के कारण ही चलते हैं। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन गैस जो है बड़े पैमाने पर उर्वरक बनाने में, वायु में नाइट्रोजन गैस होती है जो वो उर्वरक यूरिया बनाने में, खाद बनाने में करते हैं इसका उपयोग। और ये फटकने में मदद करती है वायु। फटकने का मतलब अनाज को साफ करने में, अनाज से भूसा अलग करने में, निखारने में इसका उपयोग करते हैं। आवाज सुनने में मदद करती है। अगर वायु हमारे बीच में वायु ना हो ना, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे अपना भोजन में बनाने में करते हैं। बादल बनना, गर्जना आदि क्रियाएं वायु में ही होती हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये वायु के फायदे हैं, ये आपने याद करने हैं। 10 लिखे हैं, ये कितने लिखे हैं, 12-13 हैं, तो आपने कोई भी 7-8 याद करने हैं जो आपको आसान लगते हैं। ठीक है। फिर 9वां प्रश्न है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है ये 9वां। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जानवर एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं। वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों हमारा और पौधों के बीच में। पशु जो हैं श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन करते हैं भाई। ठीक है। हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं। फिर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेके हमें ऑक्सीजन दे देते हैं और हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान चल रहा है जानवरों के और पौधों के बीच में। जौन सी गैस हम पौधों को देते हैं तो पौधे बदले में हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इस तरह पौधे और जानवर वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं भाई। ठीक है। तो इस प्रकार से हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन गैस दे देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को जीवित रहने में हेल्प करते हैं बच्चों। तो ये इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे बच्चों सभी। आशा है आप सभी को ये समझ में आए हैं। ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, तो आपको यहीं पे साइट पे है ये मेरी, ये brkapoor.blogspot.com, brkapoor.blogspot.com। अगर आप इसको लिखोगे गूगल पे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। जय हिंद बच्चों।